हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में। आज की वीडियो में बात करेंगे जो कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में मैंने आपका एक अध्याय स्टार्ट करवा दिया था, जो कि आपका था सीसी यानी कि सतत एवं व्यापक आकलन, जिसमें मैंने आपको बताया था दो पक्ष, जो कि था आपका शैक्षिक पक्ष और सहशैक्षिक पक्ष। तो शैक्षिक पक्ष के मैंने दोनों पॉइंट आपको विस्तारित में बता दिए थे। आज बात करेंगे हम उसके नेक्स्ट सहशैक्षिक पक्ष के बारे में। ओके, तो इस वीडियो को आप एंड तक देखते रहेगा, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हो डीके गुप्ता ऑनलाइन वीडियोस फॉर गवर्नमेंट एग्जाम। चलिए शुरू करते हैं। तो पहले मैं आपको ये बता दूं, मैं इससे पहले वीडियोस में मैंने आपको शैक्षिक पक्ष और रचनात्मक आकलन के कुछ उपकरण के तकनीक बताए थे और योगात्मक आकलन के बारे में बताया था। अगर आपने वीडियोस देखी होंगी तो ठीक है, नहीं देखी है तो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है चैनल में, वहां जाकर आप देख सकते हो, क्योंकि पेपर में वहां से 1 नंबर का क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। ओके, तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं शैक्षिक पक्ष के बारे में। पहले आपको शैक्षिक पक्ष बता देता हूं होता क्या है। जैसे कि आपका शैक्षिक पक्ष वो होता है जो कि आपके विषय वस्तु से रिलेटेड, यानी कि जो आपका सिलेबस होता है वहां से जो ज्ञान प्राप्त होता है वो आपका शैक्षिक पक्ष होता है। और सहशैक्षिक पक्ष कौन सा होता है, यानी कि आपके सिलेबस से हटकर, जैसे कि योगा हो गया, आपकी पीटी हो गई, आपके बाहर जो आप खेल प्रैक्टिस करते हो वो हो गए, ये सारे के सारी चीजें कहाँ आती है, आपके शैक्षिक पक्ष के बाहर आती है, यानी कि सहशैक्षिक पक्ष में आती है। ओके, शाब्दिक अर्थ में जैसे कि इसके अंतर्गत सहगामी क्रियाएं कराई जाती हैं। इस पक्ष के आकलन के लिए परीक्षाएं नहीं होती। जैसे कि आपके शैक्षिक पक्ष के लिए आपकी क्या होती है, परीक्षाएं होती हैं। अलग अलग प्रकार के टेस्ट बताए थे मैंने आपको, जैसे कि लिखित, मौखिक, अन्य या फिर अवलोकन, ये 4 बताए थे। देखी होगी वीडियोस तो आपको पता होगा। ओके, इस शैक्षिक पक्ष के लिए आपकी किसी भी प्रकार की परीक्षाएं नहीं होती है। डायरेक्टली क्वेश्चन ध्यान रखिएगा कैसे, अभी एग्जाम्पल से समझाऊंगा। जैसे कि आगे पढ़ते हैं, देखिए, बल्कि जिन जिन क्रियाएं यानी कि एक्टिविटीज में बच्चे भाग लेते हैं उन सभी के रिकॉर्ड बनाए जाते हैं। रिकॉर्ड साल भर तक चलते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने योगा में भाग लिया, योगा पे में किसी प्रकार की परीक्षा नहीं होती, कंपटीशन होता है, अलग बात है। वो रिकॉर्ड, उसके जो आपकी ट्रॉफी मिलती है, उसका सर्टिफिकेट जो मिलता है, उसका रिकॉर्ड रखा जाता है। आप अगर किसी खेल में भाग लेते हो, स्पोर्ट्स कंपटीशन में भाग लेते हो, वो अलग चीज के तरीके हैं, लेकिन किसी भी प्रकार की लिखित या मौखिक परीक्षाएं नहीं होती है। तो डायरेक्टली इसलिए इसमें कहा जाता है, इसमें आपकी वो सहगामी क्रियाएं आती है। सहगामी क्रियाएं क्या होती है, खेल हो गया, पीटी हो गया, योगा हो गया, सारी की सारी आपकी सहगामी क्रियाएं होंगी। मतलब विषय वस्तु से रिलेटेड, आपके बुक से को छोड़कर किसी और चीज से होगा। जैसे बुक से कोई आपकी योगा नहीं होता, पीटी नहीं होता, स्पोर्ट्स नहीं होता, वो सारी की सारी चीजें इसके अंदर आती हैं आपकी। ओके, इसलिए इसमें किसी भी प्रकार की परीक्षाएं नहीं होती हैं। इसका जो रिकॉर्ड होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, अभी इसका जो रिकॉर्ड होता है वो कैसा होता है, साल भर तक चलता है। तो वो रिकॉर्ड जो होते हैं वो इंपॉर्टेंट आपके 9 प्रकार के रिकॉर्ड है, उन्हीं के बारे में आज हम विस्तारित से बात करेंगे। जैसे कि मैंने आपका नीचे लिख दिया टाइप्स ऑफ रिकॉर्ड, कौन कौन से रिकॉर्ड होते हैं। पहला आपका संचित अभिलेख, यानी कि जिसको आप इंग्लिश में क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड कहते हो। इसमें क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा, यह रिकॉर्ड होता है जिसमें शैक्षिक पक्ष, ध्यान रखिएगा, शैक्षिक पक्ष के अंक ग्रेड की भी लिखे जाते हैं। यहां पर मैंने आपको यह भी होना चाहिए था, शैक्षिक पक्ष और सहशैक्षिक पक्ष आगे आ जाएगा, तथा सहशैक्षिक पक्ष के अंतर्गत बच्चे के स्वास्थ्य, आदक, पाठ्यक्रम, सहगामी क्रिया में भाग लेने का विवरण भी दर्ज होता है। मतलब ये रिकॉर्ड आपका ऐसा रिकॉर्ड है जो आप अपने स्कूल में परीक्षाएं करवाते हो, कंपटीशन करवाते हो, सिलेबस से रिलेटेड आपके जो टेस्ट होते हैं वो सारी चीजें रिकॉर्ड उसका भी रखता है। और आपके जो योगा में भाग लेते हो, कंपटीशन में भाग लेते हो, आप अलग से पीटी में करते हो या फिर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में जाते हो स्पोर्ट्स के लिए, तो वो सारे के सारे रिकॉर्ड्स आपके रखे जाते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने योगा कंपटीशन में भाग लिया, वहां पर आपका एक सर्टिफिकेट मिला, तो आपका वहां पर वो सर्टिफिकेट यहां पर रखा जाएगा। आपने स्पोर्ट्स में भाग लिया, वॉलीबॉल में, फॉर एग्जांपल वॉलीबॉल में आप जीते, वहां पर आपको सर्टिफिकेट या ट्रॉफी मिली, वो आपका यहां पर संरक्षित करके रखा जाएगा। या फिर आपने पेपर दिया, आपका यूनिट टेस्ट था, उसमें आपने टॉप किया, तो उसका वहां पर आपको लिखा जाएगा, उसके मार्क्स लिखे जाएंगे, वो सारे के सारे इसमें आपके विवरण दर्ज होता है संचित अभिलेख में। अगर आपसे पूछा जाए कि शैक्षिक पक्ष और सहशैक्षिक पक्ष दोनों का रिकॉर्ड कौन से अभिलेख में रखा जाता है, और उसमें अगर एक संचलित अभिलेख यानी कि क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड नाम हो, तो आप उस ऑप्शन पर टिक करोगे। ओके, सेकंड है आपका वृत्तांत अभिलेख। वृत्तांत मतलब एनेक्डोटल। इसमें क्या होता है, तो देखिए, आपकी जो विशिष्ट घटनाएं होती है, फॉर एग्जांपल जैसे कि आपका शाब्दिक अर्थ में है कि इस अभिलेख में बच्चे के व्यवहार से संबंधित केवल विशिष्ट घटनाओं का ही लेख किया जाता है। अब ये विशिष्ट घटनाएं क्या हो सकती है, देखो, फॉर एग्जाम्पल आपके घर में किसी की, या फिर जिस बच्चे का आप विवरण कर रहे हो, उस बच्चे के घर में किसी की डेथ हो जाती है, तो डेथ होने के कारण देखा होगा बच्चों में थोड़ा नेगेटिविटी आ जाती है उसके सोच में, उसके व्यवहार में, तो उससे प्रति जो वो काम ना करने के लिए वो जो
नेगेटिविटी आई है अलग से विशिष्ट घटनाओं के कारण, वो आप इसमें रिकॉर्ड में दर्ज करते हो। या फिर फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि हमेशा जो क्लास की जो लाइट्स होती हैं वो आपके एक बच्चा लास्ट में जाते हुए हमेशा क्या कर देता है, लाइट्स और फैंस को वो ऑफ कर देता है, यानी कि बंद कर देता है। तो वो प्रकार की विशिष्ट घटनाएं इसके अंदर आपकी शामिल होती है, उसी को क्या कहा जाता है, आपका वृत्तांत अभिलेख कहा जाता है। ओके, ध्यान रखिएगा। थर्ड पॉइंट है आपका अवलोकन सारणी, मतलब ऑब्जर्वेशन शेड्यूल। ये क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा, इस सारणी में बच्चों के अवलोकन योग व्यवहार का लेखा किया जाता है। मतलब आप जो ऑब्जर्व करते हो बच्चे को देखकर, कि फॉर एग्जांपल एक बच्चे ने क्या करा, पानी की टंकी पे गया और उसने पानी पिया, ठीक है, पानी पीकर उसने क्या कर दिया, नल खुला छोड़ दिया। अब नल खुला छोड़ने से क्या हो गया, वहां पर पानी बर्बाद भी हो रहा है और किसी काम भी नहीं आ रहा हो पानी। लेकिन आपने देखा थोड़ी देर बाद वहां पर एक बच्चा आया और वो नल बंद करके चला गया, तो आपने वहां पर क्या ऑब्जर्व करा, उस बच्चे ने वहां पर जाकर पानी भी नहीं पिया, बस उस बच्चे ने ये देखा कि वहां पर पानी बर्बाद हो रहा है, वो जाकर गया चुपचाप, उसे पानी की जरूरत नहीं थी, पीने की कोई जरूरत नहीं थी, बस वो टूटी बंद करके आराम से अपनी जगह पर वो आ गया। तो आपने क्या अवलोकन करा, एक बच्चे ने टूटी खुली छोड़ दी थी पानी पीने के बावजूद भी, और यहां पर इस बच्चे ने पानी पीना भी नहीं था फिर भी वो गया टूटी पर आराम से बंद करके वापस आ गया। क्यों, अब वहां पर उसकी ये समझ थी कि पानी क्या होता है, बर्बाद करना सही काम नहीं है। तो वहां पर आपने अवलोकन क्या करा कि बच्चा आपका किस प्रकार से सोचता है, किस प्रकार से व्यवहार करता है। तो इस प्रकार का जब भी आप अवलोकन करते हो, बिना किसी मकसद के, बिना किसी एट अ टाइम की बात होती है कि आपने बस देख लिया और आपने उस चीज को ऑब्जर्व कर लिया। ओके, तो वो सारी की सारी चीज किस में आएंगी, अवलोकन सारणी में आएगी। नेक्स्ट है आपका साक्षरता सारणी, मतलब इंटरव्यू शेड्यूल्स। यहां पर आपको कोई भी समझाने की जरूरत नहीं है, आपने अगर केवीएस का एग्जाम दिया होगा तो आपको पता है यहां पर क्या होता है ये। तो इस सारणी में अध्यापक उन बातों को दर्ज कर लेता है जो बालकों की साक्षरता, मतलब जो इंटरव्यू के द्वारा ज्ञात होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने केवी का इंटरव्यू कभी फेस किया होगा तो केवी के इंटरव्यू में सबसे पहले आपका प्रोफाइल पूछा जाता है, सबसे पहले आपका बायोडाटा पूछा जाता है। क्यों, क्योंकि वो व्यक्ति यानी कि जो आपका इंटरव्यू ले रहा है वो आपके बारे में जानना चाहता है। मतलब आप जो उसे बताओगे उसके द्वारा उसी के अपने वो ज्ञान का सर्जन कर लेता है कि आप किस प्रकार से सोचते हो, किस प्रकार के नहीं सोचते हो। मतलब सामने वाले व्यक्ति की सारे के सारे व्यवहार को समझने के लिए किया जाता है, चाहे आप इंटरव्यू कर रहे हो किसी जॉब के लिए, या फिर किसी और चीज का करवा रहे हो, या किसी बच्चे का टेस्ट ले रहे हो मौखिक रूप से। या आपने देखा होगा बच्चा जब नए नए स्कूल में एडमिशन लेता है तब आपका उसका थोड़े बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ओरली, तो वो भी एक प्रकार का क्या हो जाता है, इंटरव्यू हो जाता है। जैसे कि आपका वाइवा हो गया, वो क्या एक तरीके का इंटरव्यू हो गया, वो तो सारी की सारी किस चीज में आ जाती है, आपके इंटरव्यू शेड्यूल में आ जाती है। आपके द्वारा जो आपका क्वेश्चन पूछा जाता है उस क्वेश्चन का आंसर जो आप देते हो उसी के अनुसार आपका व्यवहार का और आपकी भावनाओं का वो सामने वाला अपना ज्ञान अर्जन कर लेता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है आपका जांच सूची यानी कि चेकलिस्ट। चेकलिस्ट में क्या आता है, तो ध्यान रखिएगा बच्चों के व्यवहार का हाँ या ना में दर्शाया जाता है। फॉर एग्जांपल मैंने आपको एक चार्ट बना दिया है, आपका ये चार्ट ऐसे ही एक बच्चे के, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपकी क्लास में 30 बच्चे हैं तो 30 बच्चों का ऐसे ही चार्ट बनाया जाएगा, जिसमें आपका एक तरफ सीरियल नंबर, दूसरी तरफ गुण, तीसरी तरफ यस और नो यानी कि हाँ और ना में दर्शाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल आपका बच्चा ओबीडेंस है, काम करने में सही गुण है, सही प्रकार से प्रैक्टिस करता है नहीं करता है, करता होगा तो यस में टिक करोगे, नहीं करता तो नो पर टिक करोगे। फॉर एग्जांपल सेकंड में स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन, आपका स्पोर्ट्स है, पार्टिसिपेशन है, कई बच्चे भाग लेते हैं और कई बच्चे भाग नहीं लेते, तो जोन सा बच्चा लेता है उस पर आप यस पर टिक कर दोगे, नहीं तो नो पर टिक कर दोगे। आपका पंचुअल है, टाइम पर पंचुअल है, सारी चीजों करने में, सिलेबस आपका होमवर्क करके देता है तो राइट पर, नहीं तो आपका नो पर। डिसिप्लिन है यानी कि सारा शासन में रहता है, अगर रहता है तो हाँ पर, नहीं तो ना पर। इस प्रकार का सारे बच्चों का विवरण दर्ज किया जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, चेकलिस्ट कहा जाता है, जांच सूची कही जाती है। ओके, इससे पूरा का पूरा बच्चे के बारे में पता लगता है कि बच्चा आपका किस प्रकार से व्यवहार करता है विद्यालय के अंदर। नेक्स्ट है आपका अनुस्थिति सारणी, मतलब रेटिंग स्केल। रेटिंग स्केल क्या होता है, ध्यान रखिएगा जितने भी आपका यहाँ पर अब तक मैंने पढ़ाया है सबसे अच्छा आपका रेटिंग स्केल होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर सारे के सारे गुणों के स्थान पर बताए जाते हैं। जैसे कि आपका उसमें यस और नो करके बताया गया था, आपका अभी जांच सूची यानी कि चेकलिस्ट में यहाँ पर आपका कैसा बताया जाता है, गुड, वेरी गुड, एवरेज। यहाँ पर बस यस नो में क्या कर सकता है बच्चा, आप यही तो देख सकते हो ना कि हाँ बच्चा पार्टिसिपेट लेता है तो यस, नहीं लेता है तो नो कर दो, मतलब वहां पर कुछ नहीं पता चलेगा। लेकिन कुछ बच्चे आपके ऐसे भी होते हैं जो हल्का हल्का खेल लेते हैं, तो आप उसके अनुसार आप उसको बांट भी सकते हो। फॉर एग्जांपल आप किसी कार्य में बहुत अच्छे हो तो वहां पर आपका क्या लिख दिया जाएगा, वेरी गुड लिख दिया जाएगा, या आप किसी कार्य में थोड़े बहुत अच्छे हो तो आपका एवरेज लिख दिया जाएगा। आप कार्य को कर भी लेते हो और थोड़ा थोड़ा नहीं भी कर लेते हो तो गुड में लिख दिया जाएगा। क्योंकि कई बच्चे किसी कार्य में अच्छे होते हैं और किसी कार्य में थोड़ा सा अच्छे होते हैं, तो वो चीजों का भी पता होना चाहिए, इसलिए आपका रेटिंग स्केल वो सारी चीजों का आपको नापता है। अगर आपसे पूछा जाए कि रेटिंग स्केल यानी कि अनुस्थिति सारणी जो होती है उसको
उसको कितने बिंदुओं तक विस्तारित किया जा सकता है। जैसे कि मैंने आपका जो ग्राफ बना रखा है उसमें आपके 3 पॉइंट है, गुड, वेरी गुड और एवरेज। ध्यान रखिएगा जो ये होता है पॉइंट, ये आपका कम से कम 3 पॉइंट तक होता है और ज्यादा से ज्यादा 7 पॉइंट तक आप इसको विस्तारित कर सकते हो। कैसे? जैसे कि लो एवरेज, हाई एवरेज, गुड, वेरी गुड एंड एवरेज करके 7 पॉइंट तक, ज्यादा से ज्यादा 7 पॉइंट तक और कम से कम 3 पॉइंट तक विस्तारित यानी कि बढ़ा सकते हो इसको। ओके, ध्यान रखिएगा क्वेश्चन पूछा जा चुका है। यहाँ पर भी आपका वही है, जैसे कि एक बच्चा आपका स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेशन लेता है यानी कि खेलने में सही है, अच्छा है थोड़ा बहुत, तो आप उसे गुड दे सकते हो, या ज्यादा अच्छा है तो वेरी गुड, अगर औसत है तो आप उस एवरेज पर टिक कर सकते हो। ओके, बस वहां पर हाँ और ना का पता लगता था, यहाँ पर उस बच्चे के गुण पता लगते हैं कि किस प्रकार का है उस कार्य में, चाहे वो पंक्चुअल है, कई बच्चे थोड़े बहुत मानते हैं, थोड़े बहुत नहीं मांगते, तो हम उसे गुड में कर देंगे, थोड़ा अच्छा होगा तो वेरी गुड पर, और थोड़ा लो होगा तो औसत पर टिक कर देंगे। ओके, तो उन बच्चों को गुणों में हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि इन चेक सब में से कौन सा अच्छा है, तो सबसे अच्छा नहीं है, आप बस ये लगा लो इन 6 में से सबसे सही आपका रेटिंग स्केल माना जाता है। ओके, लेकिन सबसे बेस्ट आपका होता है पोर्टफोलियो, लेकिन वो मैं आपका आगे पढ़ाऊंगा, अब तक मैंने आपको 6 पढ़ाया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 7वां। 7th है आपका समाज ज्यामिति। अब इसमें क्या होता है तो ध्यान रखिएगा, अध्यापक बच्चों के गुणों का पता उसके सहपाठियों से लगा लेते हैं और इससे वह समाज ज्यामिति का निर्माण करते हैं। अब फॉर एग्जांपल आपने तो कभी करवाया होगा पुलिस वेरिफिकेशन। क्या है पुलिस वेरिफिकेशन? अगर आप पासपोर्ट वगैरह के लिए अप्लाई करते हो तो आपके घर पर पुलिस वेरिफिकेशन के लिए आती है कि आपका जो पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर रहा है वो व्यक्ति कैसा है। लेकिन आपके घर के आने से पहले वो क्या करते हैं, आपके आस पड़ोस में जाते हैं। यहाँ पर वही कर रहा है अध्यापक, बच्चों का जो व्यवहार होता है उसका पता करने से पहले क्या कर रहा है, वो उसके सहपाठियां यानी कि उसके जो आसपास व्यक्ति रहते हैं उनसे बच्चों से पता कर रहा है कि ये बच्चा कैसा है हर चीज में। तो वही आपके पुलिस भी करती है, आपके वेरिफिकेशन के लिए पहले आपके पास ना आकर आपके आस पड़ोस पर जाती है कि ये व्यक्ति का कैसा है कैसा नहीं है, उसके लिए आपका वेरिफिकेशन करते हैं। और अगर आप व्यक्ति सही माना जाता है, सही तरीके से उसका पता चलता है, तो फिर उस व्यक्ति के पास जाते हैं। ओके, तो यहाँ पर भी अध्यापक क्या करता है, बच्चे के जो गुण होते हैं, अवगुण होते हैं, उसको पता करने के लिए क्या कहा जाता है, उनके दोस्तों के पास जाते हैं, उसके क्लास में जो अदर मेंबर है, अदर बच्चे, उनसे पता कर लेता है। इससे क्या निर्माण होता है, समाज ज्यामिति का निर्माण किया जाता है। ओके, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला में तो समाज ज्यामिति हिंदी में चेंज नहीं कर लिए, इंग्लिश में चेंज कर दिए। देख ली। चल ठीक कर ले। नेक्स्ट और लास्ट है आज हमारा 8वां मैं आपका लास्ट इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 9वां में आपको पोर्टफोलियो भी पढ़ाने वाला था, लेकिन पोर्टफोलियो में आपको विस्तारित से पढ़ाऊंगा। अगर मैं आपको इसमें पढ़ा दूंगा तो ये वीडियो बहुत लंबी पड़ जाएगी। ओके, क्योंकि पोर्टफोलियो से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वो थोड़े लंबा भी है। ओके, प्रोफाइल, तो उसको बारे में मैं अच्छे से पढ़ाऊंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, इसलिए मैं आज आपको 8 तक ही पढ़ा रहा हूँ। 8वां क्या है आपका, प्रश्न वाली, मतलब क्वेश्चन से आपके क्या मतलब होता है। तो देखो, अध्यापक बच्चों को अनेक प्रश्न देता है, क्या कर रहा है, देता है, प्रश्न देता है और बालक उन प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। इस प्रश्न से बालक की सोच, गुण, विचार का पता लग जाता है। तो यहां पर क्या कर रहा है टीचर आपके जो अध्यापक हैं वो बच्चों को क्या कर रहा है, अनेक प्रकार के प्रश्न देता है। ध्यान रखिएगा, अनेक प्रकार के प्रश्न कहने का मतलब है एक ही क्वेश्चन को रिपीटेशन नहीं कर रहा, हर प्रकार के क्वेश्चन देता है, अनेक प्रकार के प्रश्न देता है और उसके अनुसार उसकी सोच का पता लगता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक क्वेश्चन दे दूं कि अपने माँ के ऊपर लिखो, तो आप माँ के ऊपर पूरा चिट्ठी लिख दोगे। लेकिन अगर मैं आपको एक पैराग्राफ दे दूं, मेरी माँ डैश, आगे क्या लिखना है वो आपके ऊपर मर्जी है। कई बच्चे लिख देंगे मेरी माँ बहुत अच्छी है, मेरी माँ मुझसे बहुत प्यार करती है। तो हर बच्चे की जो सोच होगी उसी अनुसार उस चीज को वो लिखेगा। तो यहाँ पर क्या पता लग रहा है, बच्चों की सोच, गुण, विचार का पता लगता है कि बच्चे की किस प्रकार से भावनाएं होती है। ओके, तो यही इंपॉर्टेंट आज आपको 8 जो आपके शेड्यूल्स थे यानी कि जो आपके यहाँ पर रिकॉर्ड्स थे वही पढ़वा रहा हूँ। बाकी जो 9वां मैंने आपको बताया जो आपका पोर्टफोलियो वो थोड़ा लंबा है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में उसको अच्छे से कंप्लीट करेंगे, सही तरीके से पढ़ाऊंगा मैं आपको। ओके, तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो नीचे जाकर वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। अगर आपके मन में वीडियो के रिलेटेड कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं आपका रिप्लाई जरूर करूंगा। अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके साथ में जो बेल आइकन होगा उसको भी दबा दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।